जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOG 171 भारतीय समाज छवियां एवं वास्तविकताओं की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हम उसको आई बटन में ऐड कर देंगे। नहीं, जब डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे तो उसी के नीचे आपको नीचे क्लास दिख जाएगी, तो आप लोग उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपली जाना है आपको सर्च कोड पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है BSOG 171। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर इन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहे वहां पर उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच के संबंध का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें जो जाति और वर्ग के बीच क्या संबंध है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जाति क्या है। तो जाति भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है। यह जन्म पर आधारित होती है। एक व्यक्ति किस जाति में जन्म लेता है वह उसकी जाति तय करती है। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से 4 वर्णों पर आधारित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा आवर्ण या दलित जातियां भी थी जिन्हें समाज में सबसे निचला स्थान दिया गया था। यानी कि जाति व्यवस्था का एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही है, यह जन्म पर आधारित होती है। एक व्यक्ति का किस जाति में जन्म होता है उससे उसकी जाति तय होती है। जाति व्यवस्था में मुख्य रूप से 4 जातियां थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जो है अवर्ण और दलित जातियां भी थी, उन्हें जो है समाज में सबसे निचला स्थान दिया गया था। हर जाति के लोगों के लिए विशेष पेशे और काम निर्धारित थे, जैसे ब्राह्मणों को पढ़ाई, पूजा काम, क्षत्रियों को शासन और युद्ध, वैश्य को व्यापार और शूद्र के सेवा कार्य सौंपा गया था। इसमें ऊंच नीच का भाव या सामाजिक समानता का अभाव था। क्या था? इस व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव था और सामाजिक समानता का अभाव था, यानी कि उसकी कमी थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो है जात के अनुसार सबके काम बटे हुए थे। यानी कि ब्राह्मण को पढ़ाई लिखाई पूजा काम दिया गया था, क्षत्रियों को शासन युद्ध करने को, वैश्य को व्यापार करने को और शूद्र का काम सेवा करने का सौंपा गया था। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग क्या होता है। इसके बाद हम लोग वर्ग और जाति के भी संबंध देखेंगे। तो वर्ग यानी क्लास एक आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यह जन्म के बजाय व्यक्ति की आय, संपत्ति, शिक्षा और जीवन शैली पर आधारित होता है। यानी कि जो वर्ग होता है वो आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है, यानी कि जन्म के बजाय छोड़कर व्यक्ति की आय कितनी है, संपत्ति, शिक्षा कितनी है, उसके आधार पर होता है। वर्ग में 3 प्रमुख श्रेणियां होती है। पहला उच्च वर्ग, जिसके पास सबसे अधिक पैसा होता है। इसके बाद मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, और निम्न वर्ग, लोअर क्लास। तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी और बंगला है, वह उच्च वर्ग में आता है। एक साधारण वेतन भोगी व्यक्ति मध्यम वर्ग में आता है और मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है निम्न वर्ग में आता है। अब देखते हैं कि जाति और वर्ग के बीच का संबंध क्या है। भारतीय समाज में जाति और वर्ग एक दूसरे से अलग होते हुए भी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कई बार जाति ही किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तय करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जाति ही उसकी आर्थिक स्थिति को तय करती है। जैसे जाति के आधार पर वर्ग की स्थिति परंपरागत रूप से ऊंची जातियों के पास जो है जमीन, शिक्षा और संसाधन होते हैं, जिससे वे उच्च वर्ग में आते थे। वहीं निचली जातियों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति से वंचित रखा गया था, जिससे वे निम्न वर्ग में ही बने रहे। क्योंकि जो है निम्न जाति के पास जो है शिक्षा का अधिकार था नहीं, तो वो शिक्षित नहीं हुए तो उनके पास रोजगार नहीं, रोजगार नहीं हुआ तो उनके पास संपत्ति नहीं आई, और संपत्ति नहीं आई तो वो जो है निम्न वर्ग से ऊपर नहीं उठ पाए। और यहाँ पर क्या होता था, और जो बड़ी जाति के लोग थे वो परंपरागत रूप से जो है रईस होते थे, तो उनके पास जमीन, शिक्षा, संसाधन होते थे, इसलिए वे जो है हमेशा उच्च वर्ग में ही रहते थे। इसके बाद है आधुनिक भारत में बदलाव। अब जाति के आधार पर वर्ग की स्थिति में थोड़े बदलाव आए हुए हैं। आरक्षण, शिक्षा और शहरीकरण के कारण कुछ निचली जातियों के लोग
भी अब उच्च या मध्यम वर्ग में आ गए हैं। इसके विपरीत कुछ ऊंची जातियों के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होकर जो है निम्न वर्ग में चले गए हैं। यानी कि कुछ लोग क्या हो, कुछ ऊंची जातियों के जो लोग हैं अब आर्थिक रूप से कमजोर होकर निम्न वर्ग में चले गए, और जो निम्न वर्ग वाले थे वो उच्च वर्ग में आ गए हैं। ऐसा किसके कारण हो पाया? आरक्षण, शिक्षा और शहरीकरण के कारण। उसके बाद है जाति का वर्ग पर प्रभाव। तो आज भी जाति लोगों के रोजगार, शादी और सामाजिक सम्मान पर असर डालती है। उदाहरण के लिए एक पढ़ा लिखा दलित युवक जो अच्छी नौकरी करता है फिर भी सामाजिक मेलजोल में भेदभाव का सामना करता है। यानी कि एक दलित युवक है, भले ही वो अच्छा पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, फिर भी वो जो सामाजिक मेलजोल में जो है भेदभाव का सामना करता है। इससे साफ है कि वर्ग की तरक्की होने के बावजूद जाति का जो है प्रभाव बना रहता है। यानी कि आप जो है वर्ग चाहे आपका कोई भी हो जाए, लेकिन आपको जो जाति का प्रभाव आपके ऊपर बना रहता है। इसके बाद है शादी और सामाजिक संबंधों में जाति का असर। भले ही आर्थिक वर्ग एक जैसा हो, लेकिन शादी के मामलों में जाति आज भी ज्यादा मायने रखती है। लोग अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं, चाहे वह दूसरी जाति के व्यक्ति से बेहतर स्थिति में ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि आज भी लोग जो है अपनी जाति में शादी करना उचित मानते हैं, चाहे जो दूसरी जाति का है, चाहे वो उच्च वर्ग में भी आता हो, तब भी उससे शादी करने से हिचकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। जाति और वर्ग दोनों ही भारतीय समाज की पहचान के महत्वपूर्ण तत्व हैं। वर्ग धीरे धीरे बदल सकता है, लेकिन जाति अभी भी एक स्थायी पहचान जो है बनी हुई है। हालांकि आर्थिक प्रगति, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के चलते जाति और वर्ग के बीच का यह संबंध बदल रहा है। देखिए, जाति हमेशा बदलती नहीं जाती। अगर कोई बच्चा किसी जाति में पैदा हो गया तो उसकी वही जाति मानी जाती है, लेकिन क्या होता है, वर्ग धीरे धीरे बदल सकता है, क्योंकि वो जब पैसा कमाएगा तो वो उच्च से क्या निम्न से उच्च में जाएगा। ठीक है, फिर भी पूरी तरह से टूट नहीं पाया है। अगर समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है तो जाति आधारित भेदभाव को खत्म कर सभी वर्गों को बराबरी का जो है अवसर देना जरूरी है। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में किन कारकों का योगदान है? यानी कि जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था चल रही थी उनमें परिवर्तन लाने में कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों का योगदान रहा। भारत में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार प्रथा का बोलबाला था, जिसमें एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। लेकिन आजकल एकल परिवारों की संख्या में जो है तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण है शहरीकरण। शहरीकरण भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव का एक बड़ा कारण है। जब लोग नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय के लिए गांव से शहरों की ओर जाते हैं तो वे वहां छोटे परिवारों के साथ रहने लगते हैं। शहरों में मकान की जगह कम होती है और खर्च अधिक होता है, जिससे संयुक्त परिवार जो है रखना मुश्किल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए एक घर में जो है चार लड़के थे, तो एक की अगर नौकरी लग जाएगी तो वो उस शहर में बस जाएगा, कोई गांव में बना रहे, कोई दूसरे शहर में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकल परिवार बन जाएंगे। तो शहरीकरण ने क्या किया? शहरीकरण ने जो ही भारतीय पारंपरिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया। इसके बाद शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा के बढ़ते प्रसार ने लोगों की सोच और जीवन शैली में बदलाव लाया। अब लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देने लगे। विशेषकर महिलाएं अब शिक्षा प्राप्त कर अपने निर्णय स्वयं लेने लगी हैं, जिससे पारंपरिक परिवार संरचना में जो है बदलाव आ रहा है। इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। आजकल युवा वर्ग जल्दी नौकरी करने लगता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। वे अपने निर्णय खुद लेना पसंद करते हैं और माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इससे वे अलग घर में रहना पसंद करते हैं और एकल परिवार का जो है निर्माण हो जाता है। यानी कि आजकल जो भारत में ट्रेंड चल रहा है, किसी लड़के की अगर शादी होगी तो एक साल के अंदर क्या होगा, एक साल के अंदर जो है वो एकल परिवार अपना बसा लेता है। इसके बाद है महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। तो महिलाएं अब घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गई। वे शिक्षा प्राप्त, नौकरी कर रही हैं और आर्थिक रूप से परिवार में योगदान दे रही हैं। इससे पारिवारिक संबंधों और जिम्मेदारियों में संतुलन बदल गया है, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवार की जो संरचना है वो कमजोर हुई है। इसके बाद है आधुनिक सोच और जीवन शैली। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों ने लोगों की सोच को व्यापक बना दिया है।
अब लोग आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राइवेसी और व्यक्तिगत समय को प्राथमिकता देते हैं। यह भी जो है संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ने का जो है कारण बना है। इसके बाद है औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो औद्योगिकरण के कारण लोगों को काम की तलाश में अपने गांव से शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता है। ये स्थान आमतौर पर भीड़ वाले और महंगे होते हैं, जहां संयुक्त परिवार को बनाए रखना संभव नहीं होता है। इसके बाद है आवागमन की सुविधा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया, इससे लोग अपने परिवार से दूर रहकर भी संपर्क में रह सकते हैं। यह सुविधा भी जो है अलग रहने के फैसले को आसान बनाती है। इसके बाद एक कानूनी और सामाजिक बदलाव। अब कानून भी महिलाओं और व्यक्तियों को अधिकार दिए हैं। विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में कानून में बदलाव आने से जो है पारिवारिक ढांचे पर भी असर पड़ा है। तो ये जो 8-7 टॉपिक, ये पॉइंट है जो पारिवारिक जो है संयुक्त परिवार को अलग करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि एकल परिवार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भारतीय समाज में पारंपरिक जो परिवार की पारंपरिक व्यवस्था चल रही थी, उसको जो है ये बदल देते हैं। इसके बाद है निष्कर्ष देखते हैं। तो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था समय के साथ बदल रही है। जहां पहले संयुक्त परिवार समाज की रीढ़ माने जाते थे, अब वहीं एकल परिवार आम होते जा रहे हैं। हालांकि यह बदलाव केवल नकारात्मक नहीं है, इससे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने, व्यक्तिगत पहचान बनाने और आधुनिक समाज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। फिर भी इन बदलावों के बीच पारिवारिक मूल्यों, आपसी सम्मान और सहयोग को बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि जो सामाजिक ताना बाना है वो आपका मजबूत बना रहे। तो यहाँ पर देखिए, अगर संयुक्त परिवार से एकल परिवार में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नकारात्मक नहीं है। इसके कुछ फायदे भी हैं, यानी कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाएगा और आधुनिक समाज में जो है अपनी भूमिका देगा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समूहों में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन सब अलग हो सकते हैं। जब किसी समाज में किसी समूह की संख्या बहुत अधिक होती है तो उसे बहुसंख्यक समूह कहा जाता है, और वह जिसकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। यह भेद केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रभाव के आधार पर भी समझा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुसंख्यक समूह क्या है, वो तो आपको पता ही है। बहुसंख्यक समूह वे होते हैं जिनकी संख्या जो समाज में सबसे अधिक होती है। ये समूह जो है समाज में अक्सर मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी संस्कृति, परंपराएं, भाषा और धर्म समाज पर जो है ज्यादा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। सरकारी नीतियां, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक ढांचे में भी अक्सर बहुसंख्यकों की यह संस्कृति झलकती है। इसके बाद है अल्पसंख्यक समूह क्या है, यानी कि जिनकी संख्या समाज में कम है, उन्हें जो है अल्पसंख्यक समूह कहते हैं। और ये लोग संख्या में कम होने के कारण कई बार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाते हैं। उन्हें अपनी पहचान और अधिकार बनाए रखने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इसी तरह भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यक भी होते हैं, जैसे उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां और द्रविड़ भाषाएं जो है बोलने वाले लोग जो है, ये सब अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर तुलना दी गई है। तो समाज में इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी कम होती है। अधिक प्रभावशाली होते, कम प्रभावशाली होता है। इनको जो है संस्कृति को समाज में प्रमुख स्थान मिलता है, और अपनी संस्कृति सुरक्षित करने के लिए ये लोग जो है प्रयास करते हैं। राजनीति में भागीदारी और प्रभाव भी अधिक होता है, क्योंकि जब जनसंख्या अधिक है तो प्रभाव भी अधिक होगी, और कई बार जो है प्रभाव जो है कम प्रतिनिधित्व होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकार। तो भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए हैं, ताकि वे अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराओं को सुरक्षित रख सके। यानी कि भारतीय संविधान जो है अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भी दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का उनका अधिकार है। अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का भी उनको अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा पद्धति अपनाने का भी जो है उनका अधिकार है। इसके अलावा भारत सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास की योजनाएं चलाती है। इसके बाद बहुसंख्यकवाद और खतरे। जब कोई समाज केवल बहुसंख्यक के हित में सोचता है और अल्पसंख्यकों को अनदेखा करता है, तो यह बहुसंख्यकवाद कहलाता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे समाज में असमानता और तनाव बढ़ता है।
इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समाज के आवश्यक अंग हैं। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों समूहों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जो सभी समूहों की आवाज को सुने और उनके विकास के लिए कार्य करे। हमें चाहिए कि हम सभी उन धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करें और एकजुट जो है समाज का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमने ये टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।